हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्री बीएड एवं डीएलएड में पूछे गए जनरल एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आज हम 40 क्वेश्चंस वापस से फिर से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंतिम तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि इसमें जो भी आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे जो डीएलएड और प्री बीएड में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रश्न बच्चे को सहयोग देने के लिए सीखने में आने वाली कठिनाइयों का विश्लेषण करने के लिए आवश्यकता को दर्शाता है। पहला दिया हुआ है, सीखने की अक्षमताओं के सामान्य लक्षण क्या है। बच्चे की पढ़ने में हुई गलतियों का विश्लेषण कैसे निर्देश को अनुकूलित करने में मदद करता है। डिसलेक्सिया क्या है। कितने बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। बच्चे की पढ़ने में हुई गलतियों का विश्लेषण कैसे निर्देशन को अनुकूलित करने में मदद करता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला दिया हुआ है सहयोगी समादेश का प्रयोग, फिर उसके बाद फिर आक्रामक कथन करना, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण करना, प्राधिकारवादी होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा सी नंबर देखने को मिलेगा, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण करना। एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प क्या होना चाहिए, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण करना। अब अगला देखते हैं, नीचे दी गई गतिविधियों में उन गतिविधियों की पहचान कीजिए जो शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों में समूह के बीच परस्पर संवाद को बढ़ावा देने के लिए सहकारी अधिगम रणनीतियों के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इसका दिया हुआ है कार्नस, उसके बाद फिश बॉल, फिर टीम वर्ड वेबिंग, राउंड रॉबिन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि जो भी गतिविधियों का पहचान करते हैं उसमें शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में समूह के बीच में कौन से परस्पर संवाद को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अधिगम रणनीति का उपयोग किए जाते हैं। तो आपको ये पहला वाला देखने को मिलेगा कार्नस, फिर फिशबॉल भी देखने को मिलेगा, टीम वर्ड बेबिंग भी देखने को मिलेगा, राउंड रामिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी चारों के चारों यहाँ पर सही होने वाले हैं। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में से लागू हुआ। तो पहला दिया हुआ अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा, अनुच्छेद 21A में आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के लिए दिया हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि कौन सा संगठन भारत में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करता है। तो इसमें मान्यता प्रदान करने वाले इसमें चारों के चारों होंगे, लेकिन चारों में से आपको ये भारत में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्राप्त देता है। तो वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों बी नंबर, एनसीटीई भारत में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित में से कौन से अधिगम के सबसे प्रभावी कारक है। तो अधिगम के सबसे प्रभावी कारक में आपको देखने को क्या मिलते हैं, सरकारी नीतियां, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता एवं अभिरुचि। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या कौन सा होने वाला है, बी सी डी। देखिए बी भी यहाँ करेक्ट आंसर होगा, सी भी का करेक्ट आंसर होगा, डी भी करेक्ट आंसर होगा। सरकारी नीति यहाँ पर कोई भी एक शिक्षण को प्रभावित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका क्या होने वाला है, बी नंबर करेक्ट होने वाला है, बी सी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि अधिगम उद्देश्यों का अर्थ क्या होता है। तो अधिगम का जो उद्देश्य है उसका अर्थ क्या होगा, सधिगम अनुभव, संक्षिप्त परिणाम, इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेंगे, शैक्षिक उपलब्धि, उसके बाद अभिप्रेत अधिगम परिणाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, अभिप्रेत अधिगम परिणाम। अगला क्वेश्चन देखने को क्या मिलता है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। एक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को तैयार करना, ठीक है, अच्छे नोट्स लिखवाना, विषय से संबंधित छात्रों जो होते हैं वो आवश्यक जानकारी प्रदान करना, छात्रों की चिंतन शक्ति को विकसित करना। तो डी नंबर करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या यहाँ होगा, छात्रों को चिंतन शक्ति से मुक्त कराना, ठीक है, उसमें विकसित कराना चिंतन शक्ति। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की गुणवत्ता का सूचक है।
तो शिक्षक की गुणवत्ता का सूचक क्या देखने को मिलेगा? कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि, कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए सवाल के रूप में मानक, ठीक है। और उसके बाद अगला आपको क्या देखने को मिलेगा? अगला देखने को मिलेगा कि कक्षा में छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों के मानक, छात्रों का उत्तीर्ण होने का प्रतिशत यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के मानक। करेक्ट इसका हो जाएगा 1 नंबर कि शिक्षक की गुणवत्ता का सूचक क्या मानेंगी? कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के मानक। जो बच्चे सवाल करेंगे उसका करेक्ट आंसर क्या देगा? एक शिक्षक देने को तत्पर रहेगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की गुणवत्ता का सूचक है। अब सूचक की बात करेंगे तो कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि, कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के मानक, कक्षा में छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों के मानक, छात्रों का उत्तीर्ण होने का प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो इसका फिर से करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के मानक। अगला हम लोग देखते हैं कि अगला क्या होगा कि शिक्षण के किस स्तर में जो शिक्षार्थी होते हैं अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच भेदभाव करने का अवसर मिलता है। स्मृति स्तर, इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे समझ स्तर, चिंतन स्तर, स्वायत्त विकास स्तर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? इसका हो जाएगा समझ स्तर। 11वां नंबर का समझ स्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है या करती है। यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होता है? स्वायत्त विकास स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? सी नंबर, अवबोध स्तर। खेल विधि द्वारा जो छात्रों हैं उसमें क्या विकसित होती है? तो खेल विधि से छात्रों में क्या विकसित होती है? केवल संज्ञात्मक विकास, केवल शारीरिक विकास, केवल संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं शारीरिक विकास, तीनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो तीनों के तीनों विकास होते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था? तो ब्रह्म समाज का गठन यहाँ पर कौन देखने को मिलता है? गुरु नानक, कबीर, रामानंद, राजा राममोहन राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि छात्र केंद्रित कक्षा खालिस्तान के लिए होती हैं, ठीक है। व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए, शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को करने के लिए, इसके साथ साथ पूर्व ज्ञान का विश्लेषण करने के लिए, पूरी कक्षा को सम्मिलित करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसके आंसर देखने को मिलेंगे व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। छात्र केंद्रित कक्षा खालिस्तान के लिए होती है तो व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि शिक्षण की परियोजना पद्धति, शिक्षण की जो परियोजना पद्धति होती है वो क्या होती है? पाठ्य पुस्तक की केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित एवं बालक केंद्रित। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? डी नंबर, बालक केंद्रित होती हैं शिक्षण की परियोजना पद्धति। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या क्या सिखाना चाहिए? एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम, संतुलन न खोना। इसके साथ साथ क्या देखने को मिलेंगे? इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों समय का सदुपयोग करना और ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। एक जो शिक्षक होता है वो छात्रों को क्या सिखाना चाहिए? समय का सदुपयोग करना, इसके साथ साथ विपरीत परिस्थितियों में संयम एवं संतुलन रखना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन की अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? तो जो अध्यापक होता है उसका वास्तविक कार्य क्या होता है? छात्रों को पढ़ने में मन लगाना, उसके बाद फिर छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों की प्रतिभा या सर्वोन्मुखी विकास करना, छात्रों की परीक्षा पास करने का योग्य बनाना। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना, ठीक है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि बच्चों के शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है। कौन सा अधिक आवश्यक है? कि बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, बच्चों में सही आदतें डाली जाए। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ठीक है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेंगे? बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, हमको ऐसा चीज़ें बताया जाए। अगला क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि निम्नलिखित शिक्षण विधियों में कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण से उत्तम है, ठीक है। तो वास्तविक
जो अनुभव होंगे उनको प्रदान करने के लिए कौन से दृष्टिकोण से उत्तम होंगे? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? ए नंबर भ्रमण विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान होना चाहिए, बालक कैसे सीखता है ये चीज़ें को पता होना चाहिए, बालकों की अभिरुचि और प्रवृत्तियां होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी के सभी इनमें गुण होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? राष्ट्रीय विकास भावना हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? ठीक है, तो राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिसमें छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तुओं की वकालत करनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? बी नंबर, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो जो पाठ्यक्रम निर्माण होता है उसमें किस बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं की रुचियों एवं योग्यताओं को, इसके साथ साथ शिक्षण अनुसंधान को, ए एवं बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों को भी और छात्रों की आवश्यकता, रुचि, योग्यताओं का भी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या है? तो मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, उसके बाद फिर अंत्याक्षरी का आयोजन, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सारे के सारे गतिविधियों पर ये सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका अगला क्वेश्चन है, छात्रों को गृह कार्य दिया जाए वह पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, पहले पढ़े गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित और उसे दोहराने वाला होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? और ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए। क्या? जो भी गृह कार्य देना होता है वो क्या करते हैं? पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, इस कथन पर क्या प्रक्रिया है? यह केवल एक आदर्श वाक्य है। भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों की कुछ नहीं चल पाती, यह वास्तविकता क्योंकि शिशु की आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या है? सी नंबर, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, यह वास्तविक है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर क्या करते हैं? राष्ट्र में एक्टिव भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि शिक्षण की सबसे कमजोरी विधि कौन सी है? तो शिक्षण की सबसे कमजोरी विधि में संवाद विधि, दृश्य श्रव्य विधि, प्रोजेक्ट विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की सबसे बड़ी कमजोरी विधि है। अगला देखेंगे तो एक अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी एवं परिश्रमी हो सकते हैं, अपने विद्यार्थियों की सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत रखता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। ठीक है, एक अच्छा अध्यापक हम किसको बोलेंगे? तो अपने बच्चे से सच्ची लगन रखता हो। तो अपने बच्चों से जैसे या अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखेगा तो वो एक सच्चा अध्यापक होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि सी नंबर, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो जो किंडरगार्टन स्कूल है सबसे पहले आपको कहाँ देखने को मिले थे? जर्मनी में। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले जर्मनी में आपको देखने को मिले होंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो अभिरुचि है, यह विचार किसका था? रूसो का, मरिया मॉन्टेसरी का, उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे मैकडूगल का और टीपी नमन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या देखने को मिलेंगे? टीपी नमन। इसका क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों? करेक्ट आंसर इसका देखने को मिलेंगे टीपी नमन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि अभिप्रेरण एक क्या है? भौतिक अवस्था है, सहज अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है, इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक अवस्था है। ठीक है, जो अभिप्रेरण है वो क्या है? अभिप्रेरण भौतिक अवस्था, सहज अवस्था, नैसर्गिक अवस्था, मनोवैज्ञानिक अवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोवैज्ञानिक अवस्था, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। तो शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, सामाजिक के
समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का और छात्र व छात्राओं का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या देखने को मिलेगा, ए नंबर, समाज के सभी वर्गों का इसमें क्या होता है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। तो बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है, उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, इसके साथ साथ अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, उन्हें अनुशासन में रखने के लिए बताकर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्हें जिम्मेदार सौंपकर। ठीक है, उन्हें जो जिम्मेदारी रहती है उसको सौंपकर बच्चों में स्व अनुशासन की भावना को पैदा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। तो एक अध्यापक के रूप में प्राथमिकता किसको मिलेगा, विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, उन उच्च विचारों को, आस्था को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। 34वां का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इनमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक होता है, इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, इसमें हस्तलिपि को प्रधानता दी जाती है। तो बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण क्या है। तो एक शिक्षण क्या हो सकता है, एक कौशल, एक कला, एक क्रिया मात्र और एक तपस्या। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों, 37वां का। तो 37वां को देखने को मिलेंगे आपको, सॉरी 36वां का देखने को मिलेंगे आपको, एक कौशल। शिक्षण एक क्या है, शिक्षण एक प्रकार का कौशल कहेंगे। ठीक है, शिक्षण क्या है, एक प्रकार का कौशल है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। चरित्र निर्माण में सबसे अधिक भूमिका किसकी हो सकती है, अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्रों की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, धार्मिक शिक्षा की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर किसका आंसर हो जाएगा, तो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं अध्यापक के चरित्र, आदर्श चरित्र की। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या होते हैं, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, शिक्षा को रोजगार से संबंध करना, शिक्षा द्वारा समान अवसर देना, शिक्षा को डिग्री से विक्षेपित करना। ठीक है, शिक्षण उसके बाद ये जो 38वां है उसका क्या आंसर हो जाएगा, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य हो सकता है, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को एक नया रूप देना। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि शिक्षण अभियोग्यता क्या अर्थ है। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षक कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य करने हेतु तो अपेक्षित सभी योग्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, सी नंबर, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन के लिए, आपके अध्यापक जो आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटि की ओर संकेत करती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, छात्रों को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्रों को चुप रहने के लिए करेंगे, स्वीकार कर लेंगे, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आप देने वाले हैं कि इसमें कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से जल्दी देख दीजिए कि आपने अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको हेल्पफुल बनाने वाला है और एग्ज़ाम में इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चले जाइएगा। थैंक यू।